आज के लेक्चर में मैं लेकर आया हूं ये एक बॉटल जिसमें बैलून है और इसके साथ ये एक पंप। इनके जरिए हम समझेंगे गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड ल्यूसेक्स लॉ। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। गैस लॉज वाले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़े से पिछले लेक्चर के कंसेप्ट्स रिकॉल करने पड़ेंगे, जैसा कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इनके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में समझाया था कि गैसेस के केस में वॉल्यूम का क्या मतलब है, प्रेशर का क्या मतलब है और टेम्परेचर का क्या मतलब है, और इनको हम मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको गैस लॉज यानी कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-ल्यूसेक्स लॉ, ये तीनों के तीनों लॉज प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटली समझाऊंगा कि ये लॉज कहां से निकल कर आते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक इक्वेशन पढ़ाई थी, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या इक्वेशन पढ़ाई थी? आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू nRT। और मैंने आपको साथ के साथ ये भी कहा था कि ये इक्वेशन आपको भूलनी नहीं चाहिए, इसको आपने पक्का याद रखना है। PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें P क्या था? प्रेशर, V क्या था? वॉल्यूम, N क्या था? नंबर ऑफ मोल्स, R क्या था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T वाज द टेम्परेचर। तो यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखूं तो मुझे यहां से क्या नजर आता है? PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यही वाली स्टेटमेंट लिखवाई भी थी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां पर अब ये जो वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर है, एक्चुअली ये हमें क्या बताते हैं? दीज आर द थ्री पैरामीटर्स और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गैस PV एंड T। अगर हमें किसी भी गैस के ये थ्री पैरामीटर्स मालूम हो तो हम उस गैस की स्टेट के बारे में बता सकते हैं। जिस तरह से अगर हमें आपके बारे में जानना है तो आपके आइडेंटिटी कार्ड को देखना पड़ेगा, जिसमें आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, इसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ होगी। इसी तरह से गैसेस की स्टेट को देखने के लिए थ्री पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दी थी। और वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि लेट से एक कंटेनर में क्या है? गैस एनक्लोज्ड है और गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरह से क्या कर रहे हैं? घूम फिर रहे हैं कंटेनर में, मजे कर रहे हैं, इस तरह से रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। और यहां पर जब ये मॉलिक्यूल्स घूमते हैं, फिरते हैं, आपस में भी कोलाइड करते हैं और इसके साथ साथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। देखो, जब ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ जाके कोलाइड करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे? ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे और उस फोर्स की वजह से क्या जनरेट होता था? प्रेशर। और यहां पर इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी उससे हमें गैस के टेम्परेचर के बारे में पता चलता था। और वॉल्यूम क्या था? कि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास जितनी स्पेस है मूव करने के लिए, यानी घूमने फिरने के लिए उनके पास जितनी स्पेस है, दैट वाज द वॉल्यूम। तो ये जो तीन पैरामीटर्स हमने पढ़े थे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यही तीन फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं जिनके जरिए हम किसी भी गैस की स्टेट के बारे में बताते हैं। इसी वजह से हमने इस इक्वेशन को कहा था इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस, PV इज इक्वल टू nRT। तो आज इसी इक्वेशन को पहले यूज करेंगे और इन तीनों लॉज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो, यहां पर पहले मैं एक कंपैरिजन के लिए टेबल बनाता हूं, उसमें तीनों लॉज में आपको इस इक्वेशन से निकाल कर दिखाऊंगा। फिर वन बाय वन हर लॉ को एक्सपेरिमेंटली समझाऊंगा कि एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से ये लॉ है और किस तरह से एक फैक्टर बढ़ता है दूसरा कम होता है, या फिर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉज को प्रॉपरली। तो यहां पर अब मैंने थ्री कॉलम्स बना दिए हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। अभी आपने कुछ भी नोट नहीं करना, नोट्स प्रॉपरली मैं आपको प्रोवाइड करूंगा लेक्चर में आगे चलकर, और एक्सपेरिमेंटली हर लॉ समझाऊंगा। ये लॉ आज के बाद आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन से आपको डायरेक्टली मैं थोड़ा सा सेंस देना चाहता हूं। अब ये वाली जो इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, इसको मैं मदर इक्वेशन बोलता हूं क्योंकि इसी इक्वेशन से हम तीनों लॉज को लिख सकते हैं। देखो, इक्वेशन कितने वेरिएबल्स के बारे में बात कर रही है?
प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में। किस किस के बारे में? प्रेशर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। एन और आर, देखो एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। आर क्या है? ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इनकी तो हमने बात ही नहीं करनी। जो मेन वेरिएबल्स हैं जो कि गैस की स्टेट को डिफाइन करते हैं, डेट आर पी, वी एंड टी। अब अगर मैं टू वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन देखूं तो मुझे एक को फिक्स रखना पड़ेगा। देखो अगर मैं P और V के दरमियान रिलेशन देखूं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के तो रख सकता हूं क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं। हर बार मैं एक को कांस्टेंट रखूंगा, बाकी दो के दरमियान रिलेशन देखूंगा और ये लाज निकल कर आते जाएंगे। देखो पहले अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दूं, क्या रख दूं? टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दूं, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो उस केस में यहां पर देखो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यहां पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ मोल्स भी अगर गैस के मैंने फिक्स कर दिए हैं कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो यहां पर ये वाली सारी टर्म फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर पीवी कांस्टेंट हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर वी हो जाएगा। अगर इसी को मैं मजीद लिखूं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसी तरह से बनेगा। व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में यही कुछ है। अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से टेम्परेचर के कांस्टेंट रहने से प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। पहले केस में हमने क्या किया है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन देखा है। अब अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन देख लूं, किसके दरमियान? वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। कांस्टेंट किसको रख लूंगा? प्रेशर को, क्योंकि एक को कांस्टेंट रख के बाकी दो के दरमियान रिलेशन देखना है। प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर P कांस्टेंट होगा तो यहां से मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, V इज इक्वल टू nRT अवर P, इसी तरह से हो जाएगा। P को नीचे ले आए। यहां पर देखिए अब R कांस्टेंट है, P हमने खुद कांस्टेंट रख लिया है, N नंबर ऑफ मोल्स हमने फिक्स किए हुए हैं, तो इट्स मीन कि ये वाली जो टर्म आएगी ये सारी की सारी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स हमने फिक्स किए हुए हैं, R यूनिवर्सल कांस्टेंट है और P को हमने खुद कांस्टेंट किया हुआ है। तो इट्स मीन V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय T। तो यहां से कांस्टेंट को हटाऊं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये इक्वेशन ये बताती है कि V क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के। तो दिस इज चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट है जोसेफ ल्यूसैक्स लॉ। देखो हमने पहले PV के दरमियान रिलेशन देखा, T को कांस्टेंट रख के। फिर हमने क्या देखा? वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन देखा, किसको कांस्टेंट रख के? P को कांस्टेंट रख के। अब अगर हम P और T के दरमियान रिलेशन देखें, किसके दरमियान? P और T के दरमियान, क्योंकि पहले दो के दरमियान देख लिया है, फिर अगले दो के दरमियान देख लिया है, अब फिर पहले और तीसरे के दरमियान देख लेते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान। देखो जब प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान हम रिलेशन देखेंगे तो वी हैव टू फिक्स द वॉल्यूम, यानी हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इस केस में फिर ये वाली इक्वेशन क्या रिजल्ट देगी? देखो अगर यहां से मैं प्रेशर को फाइंड करता हूं, क्या आएगा? प्रेशर P इज इक्वल टू nRT अवर V, यही आएगा nRT अवर V। यहां पर अब ये n नंबर ऑफ मोल्स हैं, इनको हमने फिक्स किया हुआ है। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। V क्या है? वॉल्यूम, इसको भी हमने कांस्टेंट माना हुआ है। तो इट्स मीन ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय T हो जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय T। तो यहां से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, कांस्टेंट को अगर हटाओ तो। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो इसी को हम कहते हैं जोसेफ ल्यूसैक्स लॉ और गे ल्यूसैक्स लॉ। देखो एक्चुअल जो नेम है इस लॉ का डेट इज गे ल्यूसैक्स लॉ। आपकी बुक में जोसेफ ल्यूसैक्स लॉ लिखा गया है, वो भी ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल नेम है डेट इज गे ल्यूसैक्स लॉ। यहां पर अब आपके ज़हन में तीनों लॉज का एक थीम तो बिल्ड हो चुका है कि तीनों लॉज क्या क्या स्टेट करते हैं। देखो इक्वेशन एक ही थी, ये वाली मदर इक्वेशन है, इसी से हमने ये भी निकाला, इसी से हमने ये भी निकाला और इसी से फिर ये भी निकाला। किस तरह से निकाला है वो सारे का सारा मैंने आपको समझा दिया है। अब हमने हर लॉ को वन बाय वन डिस्कस करना है। मैं प्रॉपरली आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, किस तरह से वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब प्रेशर कांस्टेंट है, किस तरह से प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ से। यहां पर बॉयल्स लॉ की हेडिंग लगा दी है। इससे पहले कि हम बॉयल्स लॉ की वाली स्टेटमेंट पढ़ें,
पहले एक्सपेरिमेंटली समझेंगे कि एक्चुअली बॉयल्स लॉ है क्या। देखो, बॉयल्स लॉ किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट थे। तो रॉबर्ट बॉयल सर ने ये वाला जो लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लॉ उन्होंने कहां से निकाला था? उनको कोई ख्वाब में थोड़ा ही आ गया था कि ऐसा लॉ होना चाहिए? देखो, फिजिक्स कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और फिजिक्स कंसेप्चुअल होने के साथ साथ प्योरली एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट। जब तक एक्सपेरिमेंट से चीज को ना समझा जाए उस वक्त तक कंसेप्ट भी सही तरीके से क्लियर नहीं होता। अब रॉबर्ट बॉयल सर ने ये वाला जो लॉ निकाला था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के जरिए ही ये लॉ निकाला था। अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के जरिए निकाला था तो हम भी तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स इनसाइड आउट का तो मकसद ही ये है कि आपको एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कंसेप्ट समझाया जाए। अगर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करें तो आपको 86 to 87 एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे, जिनमें सारे के सारे कंसेप्ट एक्सपेरिमेंटली समझाए गए हैं। तो यहां पर बॉयल्स लॉ को भी समझने के लिए ये छोटा सा सेटअप है। इसमें ये एक बॉटल है, देखो ये नॉर्मल बॉटल है, इसमें एक बैलून किसी भी तरीके से डाल दिया है और इस बैलून के अंदर एयर फिल्ड है, यानी बैलून में एयर फिल्ड है। आपको इस तरीके से नजर आ रहा है, ये बैलून ऊपर नीचे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये बैलून इस बॉटल में फंसा हुआ है। और यहां पर इस बॉटल के कैप को ओपन करते हैं, यहां से मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए, ये हमने मोटरसाइकिल के टायर की ट्यूब से निकाला है इसको और उसको यहां पे अटैच कर दिया है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम इस पंप के जरिए एयर को अंदर डालेंगे इस बॉटल में। एयर को जब इस बॉटल में भेजेंगे तो क्या होगा कि इस बैलून के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। जब बैलून के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो इनफैक्ट जो बैलून में गैस है उस पर भी प्रेशर बढ़ेगा। बैलून में जो गैस है वो भी नॉर्मल एयर है, हमने एयर फिल की हुई है, जनरल एयर। यहां पर अब जैसे जैसे इसमें एयर जाएगी तो बैलून का साइज क्या करेगा? सिकुड़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि बैलून के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, यानी कि जो गैस है वो कंप्रेस होगी। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, या फिर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होना चाहिए। यही बता रहा है बॉयल्स लॉ कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब यहां पर इसको जरा अटैच करते हैं इस तरीके से। आपने ऑब्जर्व करना है कि बैलून के साइज को क्या होता है। मैं इसमें एयर फिल करूंगा आहिस्ता आहिस्ता। यहां पर बैरोमीटर भी एक लगा हुआ है जिसके जरिए हम प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं कि बॉटल में सब कितना प्रेशर हो चुका है एयर का। यहां पर मैं अभी गैस फिल करूंगा। आपने इस बैलून को ऑब्जर्व करना है, जरा देखिए। बैलून को आप कुछ महसूस कर रहे हैं कि बैलून क्या हो रहा है? अभी ऑब्जर्व करते जाइए। देखिए, पहले बैलून क्या था? इस बोतल में फंसा हुआ था, लेकिन अभी ये फ्री हो चुका है। यहां पर ऑब्जर्व कीजिए। यहां पर अभी ये अच्छा खासा डिफिकल्ट हो चुका है क्योंकि ये बॉटल एयर से कंप्लीटली फिल हो चुकी है, लेकिन अभी हम थोड़ी सी और एयर इसमें डालेंगे। अभी देखिएगा, यहां पर देखें, जब हमने गैस एंटर किया इस बॉटल में तो प्रेशर क्या हुआ है? बढ़ा है। बैलून का साइज कम हुआ है। कम हुआ है तो यहां से जो बैलून में एयर थी, जो गैस थी, वो कंप्रेस हुई है, यानी कि जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है ऐसे ऐसे प्रेशर क्या करता गया? बढ़ता गया है। यहां पर अभी मैं इसको उतार देता हूं। अभी यहां पर आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। देखो, यहां से एक बात तो आपको समझ आ गई कि वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। एक बात यहां से आपको समझ आ गई, मैंने आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया है। यही लॉ एक और कंसेप्ट भी समझा रहा है। देखें, यहां से जब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, या फिर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यहां पर अब प्रेशर को कम करके भी देखते हैं। अभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं प्रेशर को कम करने लगा हूं। यहां पर देखें, अब ये बैलून अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ चुका है। तो यहां से फिर बॉयल्स लॉ एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा, या फिर प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा। किसी भी तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहां से फिर बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट निकल कर आती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ा। इसका मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर पर इनवर्सली रिलेटेड है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर तो नॉर्मल था,
जो कि रूम टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, इसी वजह से यहां पर टेम्परेचर को हमने लिखा है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं। अब आपको नोट्स आसानी से समझ आ सकते हैं कि हमने यहां पर क्या लिखा है। दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्होंने क्या किया था, प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप प्रोवाइड किया था। प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान इट प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है। स्टेटमेंट क्या है, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस। अब ये क्यों लिखा है फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस, देखो बैलून में हमने जो एयर फिल करके रखी हुई थी वो तो फिक्स थी, यहां पर फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस। और हमने अभी जो इक्वेशन पढ़ी थी PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT में हमने N को क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स, और मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होने का क्या मतलब है कि जो गैस है उसका मास हमने फिक्स कर दिया है फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस। देखो ये जितने भी लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जोसेफ ल्यूसेक्स लॉ, ये जितने भी लॉज हैं ये सारे के सारे आइडियल गैस के लिए बिल्कुल परफेक्टली होल्ड करते हैं। रियल गैसेस में थोड़ी बहुत डेविएशन आ जाती है, कुछ फर्क आ जाता है, बट आइडियल गैसेस के लिए परफेक्टली होल्ड करते हैं। आइडियल गैसेस कौन सी होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की प्रॉपर्टीज या उसके पोस्टुलेट्स या फिर असम्पशंस को ओबे करती हैं। तो यहां पर फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस, यानी ऐसी आइडियल गैस जिसका मास फिक्स होगा, उसके लिए क्या होगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, the pressure exerted by gas varies inversely with volume occupied by gas at constant temperature। तो यहां पर हमने यही पढ़ा है कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज इनवर्सली रिलेटेड विद द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल का साइन लगा दिया है। देखो जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल लेकर आते हैं तो साथ में क्या आता है, कांस्टेंट आता है। P इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1/v। यहां से v को उठाकर इधर ले आए तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। PV कांस्टेंट का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, बॉयल्स लॉ ने हमें जो रिलेशन दिया है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, वॉल्यूम को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लें और प्रेशर को वाई एक्सिस के अलॉन्ग। देखो जब भी हम फिजिक्स में इनवर्स रिलेशन की बात करते हैं, दो क्वांटिटीज इनवर्सली रिलेटेड होती हैं इस तरीके से, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है, तो उस केस में ग्राफ क्या होता है, आपने मैथ में भी जनरली पढ़ा हुआ है, आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा f of x इज इक्वल टू 1/x। तो कोई स्टूडेंट बता सकता है कि इस फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होता है? जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ICS वाले स्टूडेंट, प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स, वो बता सकते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ किस तरह का होता है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, कौन से वाला बोला होता है, पैराबोला, हाइपरबोला। देखो कौन से वाला होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि इनवर्स रिलेशन का जो ग्राफ होता है वो किस तरीके का होता है, हाइपरबोला की फॉर्म का होता है। तो यहां पर ये जो प्रेशर और वॉल्यूम है ये भी तो इनवर्सली रिलेटेड है, तो इनके दरमियान जो ग्राफ होगा डेट वुड आल्सो बी हाइपरबोला। अब ये कंसेप्ट आपको बताना बहुत ही जरूरी था। हाइपरबोला वाला कंसेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि एमडी कैट के पेपर्स में इस तरह के एमसीक्यूज आए हुए होते हैं कि व्हाट इज द शेप ऑफ पीवी ग्राफ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो वाला कौन सा ग्राफ बनता है, हाइपरबोला। तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हाइपरबोला बनता है, पैराबोला बनता है। तो यहां पर आपने वाला कंसेप्ट भी लाजमी तौर पर याद रखना है कि ग्राफ किस तरीके का बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। और ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहां पर अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इस जगह पर प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं P1 V1। और यहां पर अगर मैं कहूं कि प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है तो लिख सकता हूं P2 V2। देखें बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा। इट्स मीन P1 V1 भी कांस्टेंट है, P2 V2 भी कांस्टेंट है। जब ये दोनों कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। जब PV कांस्टेंट की इक्वल है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी प्रोडक्ट ऑफ P1 एंड V1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ P2 एंड V2। इन शॉर्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ की यही स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। तो यहां पर हेडिंग लगा दी है चार्ल्स लॉ की।
दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्स चार्ल्स। अब यहां पर इसको कुछ स्टूडेंट्स चार्ल्स पढ़ते हैं, बट इट्स नॉट चार्ल्स, इट्स चार्ल्स लॉ, एक्स चार्ल्स। दिस लॉ रिलेट्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस फॉर ए फिक्स्ड मास एट कांस्टेंट प्रेशर। ये किस किस के दरमियान रिलेशन देता है? वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान कांस्टेंट प्रेशर पर। देखो सबसे पहले हमें इस लॉ की थोड़ी सी फीलिंग लेनी पड़ेगी कि एक्चुअली इस लॉ में है क्या। यहां पर मैं थोड़ा सा रफ वर्क करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको इसको आइडियल गैस इक्वेशन से निकाल कर दिखा चुका हूं किस तरीके से, PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें हमने कहा था कि गैस का जो मैस है वो फिक्स्ड है, यानी नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है। इसी वजह से हमने कहा है टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस फॉर अ फिक्स्ड मैस, फॉर अ फिक्स्ड मैस, यानी कि फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स है, R ऑलरेडी कांस्टेंट है। और यहां पर क्योंकि हमने प्रेशर कांस्टेंट लिया हुआ है तो यहां से हमने क्या लिखा था, V इज इक्वल टू nRT अवर P। देखो अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो इतनी बारी सारी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। P इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहीं से हमने ये निकाला था, यानी जैसे जैसे T बढ़ेगा V बढ़ेगा। अब जरा थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग इसका समझना है। देखो यहां पर ये कंटेनर है, ये क्या है, कंटेनर है जिसमें गैस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? गैस प्रेजेंट है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस कंटेनर में प्रेजेंट है, इस तरह से घूम फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। यहां पर अगर मैं नीचे से एक बर्नर ऑन कर देता हूं, यहां पर मैं क्या करता हूं, एक बर्नर ऑन कर देता हूं, कुछ इस तरीके का बर्नर पड़ा हुआ है। यहां पर फ्लेम को क्या कर दिया है, ऑन कर दिया है। अब जैसे ही ये गैस हीट होगी तो इसका टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। देखो जब टेम्परेचर राइज करेगा तो हमने क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर राइज करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दीवारों के साथ जाके टकराएंगे, उनके साथ जाके लड़ाई करेंगे। देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो इसका मतलब है दीवार के साथ जैसे ही कुलियन होगी कंटेनर की वाल के साथ, तो वाल को वहां से हट जाना चाहिए ताकि कुलियन के केस में वहां पर फोर्स एक्सर्ट ना हो सके। देखो हमने नीचे से फ्लेम ऑन कर दी, अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स गर्म हो गए हैं, यानी गैस क्या हो गई, हीट हुई है, टेम्परेचर राइज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, ये जोर जोर से जाके वाल्स के साथ टकरा रहे हैं। अब जैसे ही इन्होंने जाके वाल से टकराया है तो ये वाल्स क्या कर रही है, आगे आगे की तरफ सरकती जा रही हैं इस तरीके से, यहां से भी इधर, ऊपर से भी ऊपर की तरफ चलती जाएगी। देखो यानी कि यहां पर प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए ये कंटेनर बड़ा होता जा रहा है। जैसे ही हमने यहां से फ्लेम ऑन किया, टेम्परेचर राइज किया है, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, जिसकी वजह से इन्होंने जाके वाल्स के साथ कोलाइड करना चाहे, क्योंकि वाल के साथ जब कोलाइड करेंगे तो वहां पर प्रेशर बनेगा, क्योंकि फोर्स एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वाल्स पर। तो उस केस में क्या होगा कि वाल्स दूर दूर होती जाएंगी ताकि वाल्स पर फोर्स एक्सर्ट ही ना कर सके। जब ये कोलाइड करने लगेंगे, साथ ही वाल्स जब वहां से हट जाएंगी, यानी कि एक्सपेंशन हो जाएगी, तो उस केस में कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे वाल्स पर। जब फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। जब प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो यहां पर ये देखें वॉल्यूम बढ़ नहीं गया, कंटेनर बड़ा हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहोगे तो उस केस में टेम्परेचर के बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो चार्ल्स सर ने भी यही बात की थी कि जब प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे हमने फ्लेम ऑन की, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या की, बढ़ी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जब वो बढ़ी है तो इन्होंने जाकर वाल्स के साथ कोलाइड करना चाहे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो वाल्स क्या हुई है, बाहर की तरफ थोड़ी सिरक गई है, यानी कि यहां पर एक्सपेंशन हो गई है। जब एक्सपेंशन हुई है तो वॉल्यूम बढ़ गए। यानी अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दिस वाज द चार्ल्स लॉ। तो यहां पर इसकी स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस, देखो गिवन मास ऑफ गैस फिक्स्ड है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, फिक्स्ड है, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। जब प्रेशर को कांस्टेंट किया तो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी जहां पर वो डायरेक्टली वेरी करेगी टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम क्या करता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमने यही लिखी है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। यहां पर अब अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके इक्वल लेकर आए तो क्या बनेगा, V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय T बनेगा, यही बनेगा। अब T को नीचे ले आए, V ओवर T क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। जब V ओवर T कांस्टेंट है तो इसका मतलब है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, यानी यहां पर V1 ओवर T1
इसका जो आंसर आएगा वही आंसर V2/T2 का आएगा, क्योंकि V/T कांस्टेंट रह रहा है। अब चाहे V3/T3 होगा, V4/T4 होगा, जो भी होगा आंसर सेम ही रहेगा, यानी कि सारे आपस में इक्वल रहेंगे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। यहां तक ये तो था चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट। अब हमने ग्राफ देखना है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो किस तरीके से करेंगे। यहां पर अभी आपने एक वर्ड पढ़ा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लास्ट लेक्चर में मैंने बार बार बताया था एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब है, यानी केल्विन स्केल से जब आप टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वहां पर जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज 0 केल्विन। 0 केल्विन को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट 0। इससे नीचे टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब 0 केल्विन को रेफरेंस मानते हुए केल्विन स्केल से टेम्परेचर मेजर किया जाता है तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर इस लॉ को हमने कहीं पे यूज करना है तो वी हैव टू टेक टेम्परेचर इन केल्विन, ऑलवेज टेम्परेचर इन केल्विन, यानी टेम्परेचर को हमें किस में रखना पड़ेगा, केल्विन में रखना पड़ेगा। यहां पर अब वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ प्लॉट करने के लिए टेम्परेचर को हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेना है, वॉल्यूम को किधर लेना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। सिंपल से एक रूल याद रख लें, जो इक्वेशन के इस साइड पर होता है यूजुअली हम उसको एक्स साइड पर रखते हैं क्योंकि इट्स अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पर ये जो वेरिएबल होता है इट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यूज टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही हैं। तो वॉल्यूम डिपेंड कर रहे हैं इसलिए वॉल्यूम को y के लॉन्ग रखेंगे। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है यानी टेम्परेचर की वैल्यूज हम खुद डाल रहे हैं, यहां पर वॉल्यूम की ले रहे हैं तो वॉल्यूम को y के लॉन्ग रखेंगे, टेम्परेचर को x के लॉन्ग रखेंगे। अब यहां पर एक्चुअली जो ग्राफ होना चाहिए वो केल्विन स्केल में होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात की है। लेकिन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन हम डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों में प्लॉट करके चेक करेंगे। आपकी बुक पर जो ग्राफ प्लॉट किया गया वो डिग्री सेंटीग्रेड वाले स्केल में प्लॉट किया गया है, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी इस लॉ को आपने यूज करना है कहीं पर तो टेम्परेचर लाजमी तौर पर केल्विन में होना चाहिए। यहां पर अब अगर पहले केल्विन में हम डिस्कस करें, मैं थोड़ा सा रफ वर्क करता हूं, रेड मार्कर से जितना भी काम करूंगा वो सारे का सारा रफ होगा। ये ब्लैक और ब्लू वाले आपके सारे नीट नोट्स हैं। यहां पर लेट्स से मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूं कुछ इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको मैं 0 मान लेता हूं और 0 केल्विन मानता हूं। टेम्परेचर को ले रहा हूं केल्विन में और वॉल्यूम इस साइड पर ले रहा हूं। अब देखो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ किस तरीके का होना चाहिए, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। जब भी दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, सीधी सीधी, जैसे वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस केस में ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कुछ इस तरीके से। देखो ये ग्राफ जो है ये 0 केल्विन को अप्रोच नहीं कर सकता, ये बात आपने याद रखनी है। अगर मैं यहां पर लाइन लगाऊंगा भी तो डॉटेड लाइन लगाऊंगा, क्योंकि थ्योरेटिकली हमने माना है कि 0 केल्विन मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर प्रैक्टिकली 0 केल्विन पर नहीं लाया जा सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो यहां पर थ्योरेटिकली हम 0 केल्विन मानते हैं कि ये एब्सोल्यूट 0 है, तो इसलिए हमने इस लाइन को पीछे डॉटेड लाइन से मिला दिया है 0 की तरफ, यानी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब यहां पर ये 0 क्या था, 0 केल्विन, यानी कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। अगर यहीं पर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में इसको प्लॉट करूं, किस तरीके से, डिग्री सेंटीग्रेड में, यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। अब मैं यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मानता हूं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड मानता हूं। अब ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब है, कितने केल्विन होंगे, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 + 273, यानी जो भी डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर की वैल्यू होती है उसमें 273 प्लस करते हैं तो केल्विन में मिल जाता है, 273 केल्विन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर की केल्विन में वैल्यू होगी दैट वुड बी 273 केल्विन। ऑल्दो ये 273.15 होती है, लेकिन जनरली हम 273 भी लिख लेते हैं। अब 0 केल्विन इस लाइन में कहां पर एग्जिस्ट करेगा, देखो यहां पर 273 है, इससे पीछे आओगे तो कम होता जाएगा, यानी यहां पर कहीं पीछे आके इस जगह पे 0 केल्विन बनेगा, इस जगह पे क्या बनेगा, 0 केल्विन बनेगा। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लिखोगे तो यहां पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा। ग्राफ ने किसको अप्रोच करना है, 0 केल्विन वाली साइड पर, तो इट्स मीन अब जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा यहां पर, और यहां से फिर हम इस लाइन को डॉटेड कर देते हैं, क्योंकि 0 केल्विन को प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं किया जा सकता, थ्योरेटिकली हम जस्ट करते हैं। तो यहां पर फिर इसी ग्राफ को आपकी बुक में बनाया गया है, थोड़ा नीट करके यहां पर बना देते हैं इसको। अब आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पर इसको अपने नोट्स में बनाना है।
यहाँ पर एक्स भी लिख दीजिए, यहाँ पर वाई भी लिख दीजिए। इधर हमने क्या लिया हुआ है, टेम्परेचर, और इधर क्या लिया हुआ है, वॉल्यूम, कुछ इस तरीके से। वाई एक्सिस के लॉन्ग वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है, टेम्परेचर। यहां पर दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 केल्विन नहीं है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां पर जाके 0 केल्विन बनेगा या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस तरह के मैंने आपको समझाया है। और ग्राफ क्या बनेगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसमें क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, जैसे जैसे t बढ़ेगा, देखो जैसे जैसे t बढ़ रहा है तो v भी बढ़ रहा है। यहां पर अगर मैं देखूं तो t की वैल्यू ये वाली होगी, v की वैल्यू ये वाली होगी। अगर t बढ़ रहा है यहां पर तो इसी तरीके से v भी बढ़ेगा, यानी t बढ़ रहा है v बढ़ रहा है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। फिजिक्स में एक बात याद रख लें, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात आएगी, जिस तरह के यहां पर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो ग्राफ हमेशा से इसी तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा। यानी अगर सिंपल हो, यहां पे कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, जनरली हमने कहा है v और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये वाला पैटर्न होगा तो हमेशा के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। नेक्स्ट है जोसेफ-ल्यूसैक्स लॉ, इसी को हम कहते हैं गे-ल्यूसैक्स लॉ, और इसका जो एक्चुअल नेम है दैट इज गे-ल्यूसैक्स लॉ। आपकी बुक में जोसेफ-ल्यूसैक लिखा गया है तो जोसेफ-ल्यूसैक भी लिख सकते हैं। तो ल्यूसैक्स लॉ बेसिकली क्या है कि जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रख दिया जाए तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। पहले इसकी फीलिंग लेते हैं थोड़ी सी, यहां पे रफ साइड पर मान लीजिए ये एक कंटेनर है। क्या है ये, एक कंटेनर है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रेजेंट हैं, और रेंडमली ऐसे ही मूव करते फिर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। यहां पर अब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। हमने कंटेनर ऐसा लिया है जिसमें गैस एक्सपेंड नहीं कर सकती, वॉल्यूम फिक्स्ड है। अब यहां से हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहां पे बर्नर लगा देते हैं, बर्नर के जरिए इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। यहां पर जब इस गैस को हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। जब टेम्परेचर राइज करेगा तो इनफैक्ट इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये ज्यादा जोर जोर से जाकर वाल्स के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जब वाल्स के साथ कोलाइड करेंगे तो हमने वॉल्यूम को बढ़ने नहीं दिया, यानी वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो उस केस में क्या होगा, जब ये कोलाइड करेंगे तो ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उस फोर्स की वजह से प्रेशर जनरेट होगा। यानी यहां पर अगर आप वॉल्यूम फिक्स कर देंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। When volume is constant, pressure is directly proportional to temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो यही गे-ल्यूसैक्स लॉ है फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस। देखो PV इज इक्वल टू nRT था आइडियल गैस इक्वेशन। यहां से अगर मैं P को फाइंड आउट करूं तो P क्या आएगा, P इज इक्वल टू nRT अवर V। वॉल्यूम को हमने क्या रखा है, फिक्स्ड रखा है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और स्टेटमेंट में हम लिख रहे हैं फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस। जब मास फिक्स्ड हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड हो गए, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। यहां से अगर ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या बनेगा, P इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई T, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई T। और यहीं से अगर कांस्टेंट को हटाएंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो उस केस में प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस के फिक्स्ड मास के लिए द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर किस तरीके से वेरी करेगा, डायरेक्टली वेरी करेगा विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक बात तो बिल्कुल घोल कर पी लो, जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात आ जाएगी तो यहां पर फिर टेम्परेचर लाजमी तौर पर केल्विन में होना चाहिए, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। यानी यहां पर टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में होगा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय T। यहां पे इस प्रोपोर्शनल वाली साइन को हटाया है, इक्वल लेकर आए हैं तो साथ में कांस्टेंट आया है। P ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, T को नीचे लेकर आए हैं। अगर P ओवर T कांस्टेंट है तो इट्स मीन P1 ओवर T1 और P2 ओवर T2 ये भी कांस्टेंट होने चाहिए, यानी आपस में इक्वल होने चाहिए। प्रेशर P1 T1, देखो अभी मान लीजिए इसका प्रेशर है P1 और टेम्परेचर है T1। कुछ देर के बाद टेम्परेचर बढ़ के क्या हो जाता है, T2 हो जाता है। जब टेम्परेचर T2 होगा चेंज होके बड़ा है, जब बड़ा है तो प्रेशर भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P2। तो गे-ल्यूसैक्स लॉ ये कहता है कि अगर इन दोनों को डिवाइड करें और इन दोनों को डिवाइड करें तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगा। तो दिस इज गे-ल्यूसैक्स लॉ, P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। तो यहां से आपको इसकी स्टेटमेंट तो समझ आ गई। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ।
ग्राफ अब किस किस के दरमियान होगा? प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान। तो यहां पर जरा कमेंट करके बताइए, मैं टेम्परेचर को एक्स स्केलांग लूं या प्रेशर को? देखो यहां पर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, किसको एक्स स्केलांग लेना चाहिए, किसको वाई स्केलांग? जरा कमेंट करके बताओ, फिर मैं बताता हूं। बिल्कुल ही सिंपल जनरल रूल याद रखो। क्या याद रखो? कि यहां पर जो इस तरफ होगा उसको किधर रखेंगे? एक्स के अलांग रखेंगे। क्यों रखेंगे? देखो लाजमी नहीं है कि इधर होगा एक्स के अलांग रखेंगे, क्योंकि यहां पर आप प्रेशर फाइंड कर रहे हैं। प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टी है। टेम्परेचर की वैल्यू आप एंटर करेंगे, प्रेशर की निकल कर आएगी। जो आप एंटर करें वो एक्स के अलांग होगा, जो आपको रिलेशन से मिल रहा है वो किधर होगा? वाई के अलांग होगा। जो आप एंटर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इक्वेशन दे रही है दैट इज डिपेंडेंट, क्योंकि पी किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे। तो पी को किधर लेंगे? वाई के अलांग, टी को एक्स के अलांग। और यहां पर भी ग्राफ क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कोई पैराबोला हाइपरबोला नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी टू क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो उनके दरमियान ग्राफ भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, यानी इस तरीके का ग्राफ होगा। यहां पर अभी हमने ये टेम्परेचर केल्विन में लिया हुआ है, यहां पर 0 केल्विन हम मानकर चलेंगे। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 0 केल्विन को ये क्या करेगा? अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली 0 केल्विन अचीव नहीं किया जा सकता, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो प्रेशर और टेम्परेचर की क्या वैल्यू होगी? मान लो यहां पर प्रेशर की वैल्यू है P1, टेम्परेचर की वैल्यू है T1, यहां पे प्रेशर की वैल्यू है P2 और यहां पर टेम्परेचर की वैल्यू है T2। तो यहीं से P1 ओवर T1 किसकी इक्वल हो जाएगा? P2 ओवर T2 के। अब इसी ग्राफ को नीट करके यहां पर बना दिया है। यहां पर भी आपको ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है बिल्कुल, क्योंकि प्रेशर क्या है? वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा साथ साथ प्रेशर भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर भी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रेशर भी बढ़ रहा है। यहां पर इस पॉइंट पे हमने प्रेशर को P1 माना है, टेम्परेचर को T1 माना है, और इस पॉइंट पे प्रेशर को P2 लिखा है, टेम्परेचर को T2 लिखा है। यहां तक तीनों गैस लॉज कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला गैस लॉ क्या था? बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ और तीसरा ल्यूसेक्स लॉ। तो तीनों लॉज में हमने बेसिकली 3 वेरिएबल्स को डिस्कस किया है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एक को कांस्टेंट रख के बाकी दो के दरमियान क्या देखा है? रिलेशन देखा है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हीट की डेफिनेशन को जरा दोबारा रिकॉल करें। मैंने आपको हीट के बारे में क्या बताया था? लेट्स से एक बॉडी का टेम्परेचर हाई है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर लो है। जब ये एक दूसरे के करीब आती हैं या फिर इन कांटेक्ट आती हैं तो हीट क्या करती है? फ्लो करना स्टार्ट करती है फ्रॉम हॉट बॉडी, यानी जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई है उससे लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ। तो यहां पर जो एनर्जी का फ्लो हुआ है दैट फ्लोइंग एनर्जी इज नोन एज हीट एनर्जी। याद रखें, हीट एनर्जी हमेशा फ्लो करती है। हीट एनर्जी कभी भी स्टोर नहीं हो सकती। हीट एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। और याद रखें, हीट उस वक्त फ्लो करती है जब टू बॉडीज जिनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है वो इन कांटेक्ट आती है, एक दूसरे के करीब आती हैं। तो यहां पर हमने थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखी है किस तरीके से? व्हेन टू बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर। देखो दो बॉडीज हैं जिनका टेम्परेचर सेम है, यानी सेम टेम्परेचर पर है। The thermal energy which depends on the kinetic energy of particles of each body is equal. थर्मल एनर्जी का क्या मतलब है? थर्मल एनर्जी को आपने समझना है। थर्मल एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी नहीं है। याद रखें, हीट एनर्जी स्टोर नहीं होती, फ्लो करती है। लेकिन थर्मल एनर्जी जो है ये स्टोर हो सकती है। आगे चलकर इसी थर्मल एनर्जी से हम इंटरनल एनर्जी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर आप इतना याद रखना है कि थर्मल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर। देखो, which depends on the kinetic energy of particles, यानी इसका रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स के साथ। तो यहां पर हमने कहा है कि जब दो बॉडीज सेम टेम्परेचर पर होंगी, यानी उनका टेम्परेचर इक्वल होगा, तो उस केस में क्या होगा कि थर्मल एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज इक्वल, यानी दोनों बॉडीज की जो थर्मल एनर्जी है वो आपस में इक्वल होगी। थर्मल एनर्जी की इक्वल होने का क्या मतलब है? कि दोनों बॉडीज में जो पार्टिकल्स हैं, एटम, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। देखो, काइनेटिक एनर्जी किस वक्त इक्वल होगी? दोनों बॉडीज के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ उसी वक्त इक्वल हो सकती है जब टेम्परेचर दोनों बॉडीज के इक्वल होगा। जब दो बॉडीज सेम टेम्परेचर पर हो, वो इन कांटेक्ट आए या फिर एक दूसरे के करीब आए, तो वहां पर हीट का फ्लो नहीं होता।
क्योंकि हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ फ्लो करने के लिए जरूरी है कि दोनों बॉडीज में टेम्परेचर का डिफरेंस हो, एक का टेम्परेचर ज्यादा हो, दूसरी का टेम्परेचर लो हो। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है दो बॉडीज में तो वहां पर हीट फ्लो करती है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर डिफरेंस एक ड्राइविंग फोर्स का किरदार अदा करता है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस ही वो चीज है जिसकी वजह से हीट फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। तो यहां पर हमने ये लिखा है एज ए रिजल्ट देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि थर्मल एनर्जी सेम है, थर्मल एनर्जी सेम होने का मतलब है दोनों का टेम्परेचर सेम है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल सेम है। तो इस केस में क्या हुआ है, नो ड्राइविंग फोर्स फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, क्योंकि हीट को फ्लो करवाने के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है। देखो ड्राइविंग फोर्स का क्या मतलब है, टेम्परेचर डिफरेंस। यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगी, जब टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं होगा तो हीट फ्लो नहीं कर सकती। इसी वजह से हमने लिखा है देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी एंड बोथ बॉडीज रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी दोनों बॉडीज का जब टेम्परेचर सेम होता है वहां पर थर्मल एनर्जी दोनों बॉडीज की सेम होती है, दोनों बॉडीज में जो एटम मॉलिक्यूल पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। तो उस केस में कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है जो हीट को फ्लो करवाएगी। तो इस केस में हम कहते हैं कि दोनों बॉडीज क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसी कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एक कप में कॉफी है, हॉट कॉफी है, यानी कि उसका टेम्परेचर काफी हाई है। अगर आप कॉफी में स्पून को प्लेस करते हैं, चम्मच डालते हैं कॉफी में, तो इनिशियली चम्मच का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, लेकिन कॉफी का टेम्परेचर क्या है, हाई है। जब एक लो टेम्परेचर वाली बॉडी हाई टेम्परेचर वाली बॉडी के साथ इन कंटेक्ट आएगी तो वहां पर क्या होगा, हीट फ्लो करेगी। किधर, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, यानी कॉफी से स्पून में हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी, हीट फ्लो करेगी। तो जब हीट फ्लो होती रहेगी तो आखिरकार एक ऐसा टाइम आएगा जब हीट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगी, यानी उस वक्त जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हम वहां पर ये कह सकते हैं कि कॉफी और स्पून ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो यही एग्जांपल यहां पर लिखी है, व्हेन वी प्लेस ए मेटल स्पून इन ए हॉट कप ऑफ कॉफी, यानी हॉट कप ऑफ कॉफी में जब हम मेटल स्पून को प्लेस करते हैं तो एट फर्स्ट क्या होता है, काफी हॉटर होती है स्पून से, ऑब्वियसली कॉफी का टेम्परेचर जब हाई है तो स्पून से हॉट होगी। ग्रेजुअली हीट फ्लोज फ्रॉम कॉफी टू द स्पून, क्योंकि स्पून का टेम्परेचर लो है, कॉफी का टेम्परेचर हाई है। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है, यानी हाई टेम्परेचर वाली साइड से लो टेम्परेचर वाली साइड की तरफ आती है। तो यहां पर क्या होगा, कॉफी का टेम्परेचर हाई है तो हीट कॉफी से किधर फ्लो करेगी, स्पून में फ्लो करेगी। आफ्टर सम टाइम बोथ द कॉफी एंड स्पून रीच द सेम टेम्परेचर, जब हीट फ्लो करेगी स्पून की तरफ कॉफी से तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद स्पून और कॉफी दोनों सेम टेम्परेचर पर आ जाएगी। इसी कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। देयर इज नो नेट हीट ट्रांसफर बिटवीन कॉफी एंड स्पून, यानी जब टेम्परेचर दोनों का सेम होगा तो अब हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि हीट कब ट्रांसफर होगी, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो उस केस में हीट ट्रांसफर नहीं होगी और हम कहेंगे कि ये बॉडीज क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट को आपने लाजमी तौर पर याद रखना है, क्योंकि आगे चलकर ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होगा। बस आपने इतनी बात याद रखनी है कि जब दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम होगा, यानी सेम टेम्परेचर पर होंगी तो वो दोनों क्या होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। फाइनली आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, गैस लॉज के बारे में पढ़ा है। सबसे पहला लॉ कौन सा था, बॉयल्स लॉ, देन चार्ल्स लॉ, उसके बाद ल्यूसेक्स लॉ, और उसके बाद हमने थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा है। अब याद रखिए कि जो लॉज हैं ये तीनों इकट्ठे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं, और ये थर्मल इक्विलिब्रियम वाला ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।